पुस्तक छठवीं, लेक्चर नंबर 39। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, नमयूणनन्तजिणम् अनन्तनाणेन दीष्टसौवट्ठम् कम्मपदे सविहत्तिं वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा 24 सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक में जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार चल रहा है अपना, उसमें हम पृष्ठ संख्या 236 पर आ गए। 236। यहाँ हम सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य की बात चल रही थी। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक की हमने बात देखी। जघन्य कब होता है? तो क्षपित कर्मोंशिक से आया हुआ जीव, और फिर उसमें कर्म स्थिति प्रमाण एकेंद्रिय में, यानी पूरा उसकी विधि करके अनेक बार संयम वगैरह वो सब हमने देखा था, और फिर अंत में जाकर वो उद्वेलना करता है, तो उसके अंतिम एक निषेध बाकी है, तो उसका जघन्य द्रव्य है। उसमें फिर हमने कैसे कैसे बढ़ाना वो सब देखे थे। फिर 1 निषेध, 2 निषेध, 3 निषेध, कैसे एक समय का मावली प्रमाण निषेध लगातार स्थान देखे थे। उसके बाद अंतिम फाली वाला भी लिया था, अंतिम उद्वेलना कांड की अंतिम फाली वाला। उसके बाद कल से हम गुणित कर्मवंशिक की बात देख रहे थे। इनमें तो काल की हानि भी करना, काल में तो 132 सागर जो है 266 सागर, उसको भी घटाते जाना, और यहाँ जो उद्वेलना का काल है उसको भी घटाते जाना। हमने तो उद्वेलना वाले जीव को फिर समानता कहाँ पर देखी? तो क्षपणा वाले जीव को देखी थी। इन बिटवीन वाला अंत में तो मैक्सिमम हो जाता है, पर उसके पहले जिसने क्षपणा की है, पहले 66 सागर का कुछ काल बीतने पर जिसने क्षपणा प्रारंभ की है, ऐसे जीव को वो जो उद्वेलना के साथ वाला समानता बताई थी। अब यहाँ हम गुणित कर्मवंशिक की बात देख रहे हैं कल से। 236 पृष्ठ पर 232 नंबर का पॉइंट। यहाँ पे ये जो अंतिम फाली में जो द्रव्य बताया है वो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन जो चल रही है वो क्षपणा करने वाले जीव के साथ चल रही है। हाँ, क्षपणा अंतिम फाली वाले ज्यादा क्यों? उसमें भी उद्वेलना के द्वारा उसने मिथ्यात्व रूप से परिणमित किया ही है। हाँ। उसका भी द्रव्य उतना कम ही है। हाँ। बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा द्रव्य तो क्षपणा में, जब उसका सबका सब मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में होता है तब होता है। अब उस वहां तक गए नहीं हम, इन बिटवीन वाला लिया है जीव जिसने क्षपणा चालू की है, ऐसा लिया था। अब यहाँ तो अलग बात देख रहे हैं हम, गुणित कर्मवंशिक की बात देख रहे हैं। गुणित कर्मवंशिक वाले को जब वो सभी बाकी कंडीशंस वही है, 1 निषेध बाकी, 2 निषेध बाकी, 3 निषेध, उसकी भी अंतिम फाली तक आए थे हम। अब यहाँ हम 236 पृष्ठ पर ये जो 232 नंबर का नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब अंतिम फाली के उत्कृष्ट द्रव्य का आश्रय लेकर काल की हानि द्वारा स्थानों का कथन करते हैं। अंतिम फाली में मैक्सिमम द्रव्य जो है गुणित कर्मवंशिक की अपेक्षा उसको लिया है, और उसमें भी काल की हानि करेंगे। काल की हानि होती है तो उसमें द्रव्य ज्यादा रहता है, उसको यहाँ बताएंगे। 236 पृष्ठ नीचे का पैराग्राफ। अतः जिस प्रकार क्षपित कर्मोंश के उद्वेलना काल और 266 सागर काल की हानि का कथन कर आए हैं,
हमने पहले देखा था ना, उसमें वो काल एक एक समय से घटाते जाना, उसका द्रव्य उतना अधिक रहता है, गलता नहीं है। उसी प्रकार व्यामोह से रहित होकर, यानी वैसा ही, यानी आलसू नहीं होकर वहां जितना कथन करा है यहाँ भी करना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व के काल के कम करने पर विद्यात संक्रमण के द्वारा आए हुए द्रव्य से कम जो एक गोपुच्छा का द्रव्य, उससे कम उत्कृष्ट द्रव्य करके ले आना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? सम्यक्त्व का जो काल है 266 सागर, कम करके उसमें तो एक एक, यानी वो तो सम्यक प्रकृति रूप से भी हो रहा है और कितना ही द्रव्य मिथ्यात्व में से भी सम्यक मिथ्यात्व में आ रहा है, तो एक गोपुच्छा तो चली जाएगी, परंतु सम्यक मिथ्यात्व में माल आएगा विद्या संक्रमण के द्वारा, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व में आएगा, तो वो आय हुआ और एक गोपुच्छा व्यय हुई, तो एक गोपुच्छा में से जो आने वाला द्रव्य माइनस कर दो और उतना यहाँ लिखा ना, देखो इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व के काल के कम करने पर, एक समय कम किया तो क्या होगा, एक गोपुच्छा उसकी बचेगी, यानी उतना द्रव्य ज्यादा होगा। विद्या संक्रमण के द्वारा आए हुए द्रव्य से कम, वो आय द्रव्य है और वे द्रव्य ने एक गोपुच्छा, एक गोपुच्छा का द्रव्य, उससे कम उत्कृष्ट द्रव्य, उत्कृष्ट द्रव्य माइनस एक गोपुच्छा, पूरा एक गोपुच्छा नहीं, माइनस में से और माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, प्लस हो जाएगा, कितना, आय वाला द्रव्य, विद्या संक्रमण के द्वारा, यानी एक गोपुच्छा नष्ट हो जाएगी, परंतु एक विद्या संक्रमण के द्वारा आय द्रव्य होगा वहां पर, यानी एक गोपुच्छा में से आय द्रव्य घटा और बाद में वो उसमें से उत्कृष्ट द्रव्य में से घटा। तथा उद्वेलना काल के कम करने पर, अब उद्वेलना काल भी एक एक समय घटाएंगे उत्कृष्ट से जघन्य तक। उद्वेलना संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति को प्राप्त होने वाले द्रव्य से अधिक जो एक गोपुच्छा का द्रव्य, उसे वहां कम करके उद्वेलना काल को घटाना चाहिए। अब यहाँ एक गोपुच्छा का द्रव्य भी है और उसमें वो पर प्रकृति रूप भी हो रहा है, दोनों लेना। यहाँ वहां तो माइनस करना, आय और व्यय अलग अलग थे, ख्याल में आती बात। तो यहाँ तो उद्वेलना संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व रूप हो रहा है वो, और एक गोपुच्छा भी वहां अधिक करना है। अब सातवीं पृथ्वी में, ये गुणित कर्मांशिक की बात थी, तो बता रहे सातवीं पृथ्वी में मिथ्यात्व को उत्कृष्ट करके आया, मिथ्यात्व का द्रव्य उसके उत्कृष्ट है। हमने देखा था गुणित कर्मांशिक को कब होता है, तो वो बाकी सभी कंडीशंस करके सातवीं पृथ्वी के अंतिम समय में, तो वहां मिथ्यात्व का द्रव्य मैक्सिमम है, उत्कृष्ट है। फिर सम्यक्त्व को प्राप्त कर, अब इतने लंबे काल के अभी सम्यक्त्व को प्राप्त किया तो क्या होगा, औपशमिक ही होगा, तो मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति तैयार होगी। प्रथम 66 सागर काल के भीतर हमने देखा था ना, शुरू में क्या होगा, तो उपशम सम्यक्त्व के काल में गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य तैयार होगा। और एक 66 सागर के भीतर हमने कितने गुणहानियां बिताई थी, तो कहते हैं गुण संक्रमण के अर्धच्छेद प्रमाण, गुण संक्रमण के नहीं, गुण संक्रमण भागाहार के, ये कल हमने देखा था, पढ़ना है, देखो पीछे के पृष्ठ पर जब हमने देखा था 232 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं, गुण संक्रमण भागाहार के अर्धच्छेद प्रमाण, वही बात यहाँ लेनी है। यहाँ लिखा ना भी, तो गुण संक्रमण के अर्धच्छेद प्रमाण, गुण संक्रमण
भागहार के, वो अपने समझने के लिए वहां भागहार शब्द डालना। गुण संक्रमण भागहार के अर्धच्छेद प्रमाण। हमें जितना द्रव्य आया है या गया है वो निकालने के लिए क्या करते हैं? अभी गुण संक्रमण के द्वारा कितना द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में आया है, तो कितना आता है? तो गुण संक्रमण भागहार से भाग देने पर जितना है उतना आता है। तो यहाँ क्या लिखा है? उसके अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानि आ गई। उसी का अर्थ अभी गुणहानि, और क्योंकि हमें फिर अभ्यस्त अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी है, उसके बदले डायरेक्ट गुण संक्रमण के भागहार से भाग देंगे तो भी हमें द्रव्य मिलेगा। इसकी तो चर्चा कल 233 पृष्ठ पर भी आए थे। तो यहाँ कहते हैं प्रथम 66 सागर काल के भीतर गुण संक्रमण के यानी गुण संक्रमण भागहार के अर्धच्छेद प्रमाण और उद्वेलना की नाना गुणहानि शलाका प्रमाण गुणहानियां ऊपर चढ़कर, उद्वेलना काल जो है, परंतु यहाँ उद्वेलना की नाना गुणहानियां, वहां तो जघन्य उद्वेलना की लिखी थी, यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। तो उद्वेलना की नाना गुणहानि शलाका प्रमाण गुणहानियां ऊपर चढ़कर फिर दर्शनमुखी क्षपणा का आरंभ कर, अभी शुरुआत हुई ना उसने दर्शन होने के क्षपणा का शुरुआत की, मिथ्यात्व की अंतिम फाली को सम्यक मिथ्यात्व के ऊपर प्रक्षिप्त करके स्थित हुआ जीव। मिथ्यात्व जो है वो सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रमित होता है दर्शन मोह की क्षपणा में, तो उसमें भी कांडकों में कार्य होता है, और उसकी भी अंतिम फाली जब सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो जाएगी तभी सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य उत्कृष्ट पाया जाता है। यहाँ पे ये क्षपणा करने वाला जीव को ये दाना गुणानी सला का प्रमाण गुणानिया ऊपर चढ़कर, सो इतना प्रमाण में समय जाने के पश्चात, हाँ देखो यहाँ क्या कहते हैं, हाँ। कितने काल के बाद ये जीव लेना है प्रारंभ करता है, वही बताया ना। पहले हमने ये बात देखी थी, क्षपित कर्मोश में घटित किया था, उसको याद करते हैं, फिर गुणित कर्मोश की बात करेंगे। क्षपित कर्मोशिक में हमने जघन्य किसको लिया था? वो एक निषेक वाला, फिर उसमें और परमाणु बढ़ाते जाना, फिर 2 निषेक वाला, उसमें कोई बीच में अंतर नहीं है, फिर 3 निषेक वाला, 4 निषेक वाला, एक समय का मावली वाला, फिर भी उसमें और एक परमाणु एक एक करके बढ़ाते जाओ, फिर अंतिम फाली वाला भी उसके साथ लेना। अब उसमें अंतिम फाली के साथ वाला मैक्सिमम द्रव्य लेना। अब ये जीव और किसके समान है? तो कहते कोई अन्य जीव जो क्षपणा कर रहा है उसके समान है। तो कौन से स्टेज पर क्षपणा कर रहा है? तो गुणित कर्मोश क्षपित कर्मोशिक से आया था, ये 232 पृष्ठ पर लिखी बात, क्षपित कर्मोशिक रूप से आया था। तो पहला 66 सागर और दूसरा 66 सागर है ना, उसमें से मान लेते कितना ही काल बीतने पर, कितना काल बीता, तो उसके लिए कहते हैं कितने गुणहानियां गई। तो गुण संक्रमण भागहार के अर्धच्छेद प्रमाण और जो जघन्य उद्वेलना काल है उसकी जो गुणहानि शलाका है, उसकी जितनी गुणहानियां हैं उतनी गुणहानियां चली गई, और इस पोजीशन पर उसने क्षपणा की। सो यहाँ पे ये काल हम लोग को पलिका असंख्यात्व भाग प्रमाण लेना है, क्योंकि मिनिमम काल बताया उन्होंने। हाँ, मिनिमम है, फिर भी वो पल्ले का असंख्यात्व भाग ही होगा। हाँ। उससे पहले तो उद्वेलना पूरी होगी नहीं। तो यहाँ इतना काल लेना। ये तो कितना है, 66 सागर है। हाँ। उसमें पल्ले का असंख्यात्व भाग कुछ नहीं। हाँ, तो इतनी गुणहानियां जाने पर अब ये उद्वेलना नहीं कर रहा है। ये तो अभी सभ्यत्व के साथ ये 132 सागर, ये 132 सागर जो है उसमें से पहला 66 सागर है। अब ये सम्यक दृष्टि है, वो उद्वेलना नहीं कर रहा है। पहला वाला उद्वेलना कर रहा था, उसकी अंतिम फाली थी, उसमें हमने द्रव्य बढ़ाया,
उसके समान ये अन्य जीव है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 132 सागर तक जो ये सम्यक्त्व के साथ रहने वाला है, वो 132 सागर में एक एक समय में कितने समय प्रबंध निकल जाएंगे? निकल नहीं जाएंगे, मिथ्यात्व में से आएगी भी। हाँ, आएगी भी। हाँ। उतना द्रव्य वहाँ पे है, वो अंतिम फाली में द्रव्य की बहुत बहुलता है। हाँ, बहुत ज्यादा है। वो तो हो सकता है ना, वहाँ तो सम्यक प्रकृति का भी द्रव्य उस रूप आया और उसमें उल्टा किया। क्योंकि ये सब पार करके बाद में उसने वो उद्वेलना की थी। हाँ। पहला वाला जो जीव लिया था क्षपित कर्मवंशिक, इस सब हो जाए उसके बाद वो उद्वेलना की। परंतु उसने उद्वेलना कब चालू थी? यह एक अंतर्मुहूर्त पहले ही। हाँ। उस जीव को लिया हमने। हाँ। नहीं समझे? सम्यक तो प्राप्त हमने ऐसा जीव लिया था, सम्यक तो प्राप्त किया, उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होते ही मिथ्यात्व में गया और उसने उद्वेलना चालू कर दी। ऐसा जीव लिया। अब ये कौन सा जीव है? वो तो मिथ्यात्व में गया ही नहीं है। नहीं, ये उसने पहले 66 सागर में बहुत सारा काल सम्यक्त्व के साथ अभी है। वो पहले वाला जीव उपशम सम्यक्त्व के बाद मिथ्यात्व में गया था और क्षपणा की थी उसने। और ये जीव क्योंकि उसको बढ़ाते गए थे ना। हाँ। अब उसी के समान ये अन्य जीव लिया जिसने वो 266 सागर काल में से अमुक इतना काल बिताया। तो इतने काल में उसके सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य कितना हुआ? तो एक तो जितने वो गुण संक्रमण भागार से भाग देंगे और जो उद्वेलना काल की जो नाना गुणानी शलाका होती है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि करके उसके भाग देंगे, तो हमें सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य आएगा। तो उस जीव की इस जीव की समानता है, इतनी बात बता रहे थे वहां पर। हमें तो कंपैरिजन करना, वहां पर हमने अंतिम फाली वाला लिया, उतना ही द्रव्य इस जीव के भी है। ये तो हमने क्षपित में देखे थे। अब यहाँ आना, गुणित की बात हो रही अभी। जैसा क्षपित में घटाया था एक निषेक 2 निषेक, वैसे हमने गुणित में भी घटाते हम आए हैं। अब उसमें भी अंतिम फाली तक घटा दिया था। अब वैसा ही जीव और किस जीव के समान है? तो जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट द्रव्य करके आया है और उसके बाद वो देव पर्याय में गया, उसने सम्यक प्राप्त किया, फिर 266 सागर तक। उसमें से पहले 66 सागर में कितना ही काल बीत गया है, इस पोजीशन पर उसने क्षपणा चालू की। अच्छा, इस पोजीशन पर ये क्षपणा चालू की, वही तो बात चल रही है। यहाँ मिथ्या तो नहीं भेजा है उसको। नहीं, ये मैं सोचा कि 132 सागर तक वो सम्यक ना 132 नहीं, पहले 66 सागर का कुछ काल। वो कुछ काल कितना है? तो कहते हैं जो जघन्य उद्वेलना काल है, उद्वेलना काल अलग है और ये बात अलग है। तो जघन्य उद्वेलना काल की जितनी नाना गुणानी शलाका होती है उतना काल बीत गया है यहाँ पर। ये कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसने उतना उसको सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो गया है द्रव्य। सम्यक दृष्टि है, ये विद्या संक्रमण चल रहा है, तो कितना ही उसके नया नया द्रव्य आएगा। हाँ, और कितना ही उसका सम्यक प्रकृति रूप से एक एक निषेक खिल भी जाएगा। तो वो हिसाब करने के लिए अब यहाँ बताया है। अभी हम आते हैं 236 पेज पर, नीचे से तीसरी लाइन। अब 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व को उत्कृष्ट करके आया, ये गुणित कर्मांश की बात हो रही है। फिर सम्यक्त्व को प्राप्त कर प्रथम 66 सागर काल के भीतर कितना काल बिताया भी उसने? जब क्षपणा शुरू की थी तो गुण संक्रमण भागहार के अर्धच्छेद प्रमाण और दोनों को मिलाना है। उद्वेलना की नाना गुणानी शलाका प्रमाण गुणहानियां ऊपर चढ़कर, यानी इतना काल सम्यक्त्व में बिताकर फिर दर्शन मुख की क्षपणा का आरंभ कर मिथ्यात्व की अंतिम फाली को सम्यक मिथ्यात्व के ऊपर प्रक्षिप्त करके, ये जो मिथ्यात्व की अंतिम फाली है वहां पर उस पोजीशन पर मिथ्यात्व की अंतिम फाली को सम्यक मिथ्यात्व रूप करता है। मिथ्यात्व में एक समय कम आवली इतने निषेक बाकी है, परंतु उसका मैक्सिमम जो द्रव्य था अंतिम फाली में था वो तो ट्रांसफर हो गया, संक्रमित हो गया। तो उस समय
सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य वहां पर हमको गिनना है। तो ऐसे जीव के स्थित हुआ जीव किसके समान है? उद्वेलना की उत्कृष्ट अंतिम फाली को धारण कर स्थित हुए जीव के समान है। ये बात ख्याल में आई? दो जीवों की कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने देखा था गुणित कर्मौशिक से आया हुआ जीव जिसकी अंतिम फाली बाकी है। अंतिम फाली यानी उसके नीचे के भी निषेक बाकी है, एक समय कम आवली। तो मैक्सिमम उसमें जितना द्रव्य हो सकता है उस जीव की और इस जीव की समानता है। कौन सा जीव? जो गुणित कर्मौशिक से आया है और पहले 66 सागर का कितना ही काल बिताया है। वो कितना काल है उसको बताने के लिए कहे कितनी गुणहानियां बीत गई उसकी। तो एक तो गुण संक्रमण भागाहार के अर्धच्छेद प्रमाण प्लस जो उद्वेलना काल है, उद्वेलना काल के नाना गुणहानि में प्रमाण, इतने काल उसने बिताया सम्यक्त्व के साथ। और फिर दर्शन मुनि की क्षपणा प्रारंभ की और दर्शन मुनि की क्षपणा में मिथ्यात्व की अंतिम फाली जब सम्यक मिथ्यात्व रूप से संक्रमित होती है तब उसके जीव के वो पहले वाले जीव के साथ समानता है। चल में आई बात ये, क्योंकि ये सपड़ा का प्रक्षेप करना है उसमें डालना। हाँ, क्योंकि यही जीव जो अभी सपड़ा का प्रारंभ कर दिया है उसका जब भी एक निषेक सम्यक मिथ्यात्व का बचेगा तभी उसका उत्कृष्ट द्रव्य हो जाएगा। ना 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 ना, सम्यक मिथ्यात्व का एक निषेक बचेगा तो वो कम हो जाएगा फिर बाद में। नहीं, वहाँ पे तो मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व नहीं, ये सपड़ा वाले जीव की बात, सपना की बात है। देखो क्षपणा में क्या है, हमारे पास 3 कर्म है। हाँ। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। हाँ। सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है। क्षपणा में क्या होता है? क्षपणा में तो अंतर्मूर्त में ये कार्य होगा। हाँ। कि मिथ्यात्व में स्थिति कांडक के द्वारा उसका गुण संक्रमण होता है ना अभी, इस रूप से परिणमित होता है। एक एक कांडक करके सम्यक मिथ्यात्व रूप से हो जाएगा। और सारे वो कांडक यानी उसके नीचे नीचे आते तो अंतिम कांडक भी बहुत उसमें माल बहुत है, बड़ा है नहीं, काल की अपेक्षा बड़ा नहीं है, फिर भी उसका मैक्सिमम द्रव्य उसके अंतिम फाली में है। ये अंतिम फाली में है और नीचे उसके और नीचे एक बाकी है, एक अवली प्रमाण। हाँ, तो उसको ये अंतिम फाली जब सम्यक मिथ्यात्व रूप उसमें आ जाएगी तो इसका द्रव्य मैक्सिमम होगा ना। अभी बाद में क्या होगा? अभी इतना मैक्सिमम बाद में नहीं रहेगा। हाँ, वो टर्न होते जाएगा, क्योंकि इसके भी स्थिति कांडगात होते होते वो सम्यक प्रकृति रूप होते जाएगा, उसका तो घटेगा। अंतर्मूर्त में तो उसकी क्षपणा होने वाली है। तो ये मैक्सिमम कब है? अंतिम फाली जब भी मिथ्यात्व की अंतिम फाली कन्वर्ट होती तभी है। हाँ। उसके बाद तो वो घटेगा। तो सम्यक मिथ्यात्व का अंतिम समय तो एक निषेक रूप है, वहाँ उसको नहीं लेना है। अच्छा, ये भी हाँ, अंतिम फाली वाला द्रव्य में मिथ्यात्व की अंतिम फाली इसमें आई तब गिनना। सम्यक मिथ्यात्व की फाली गिरेगी तब उसकी बात नहीं है, तब तो सम्यक प्रकृति का द्रव्य मैक्सिमम होगा। ख्याल में आई बात ये? तो हमने 2 जीवों की समानता देखी। अब यहाँ आगे देखते हैं 237 पृष्ठ पर तीसरी लाइन। क्षपक के इस द्रव्य को उतारने पर जिस प्रकार क्षपित कर्मांश को एक समय कम आदि के क्रम से उतारा है उस प्रकार उतारना चाहिए। यानी अभी इसमें से एक एक समय घटाते जाओ तो उसका द्रव्य में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसका उतना द्रव्य नहीं निकला है बाहर, तो उसके साथ सत्ता में है तो उसमें हमें बढ़ने वाले चाहिए ना। हमने कम से शुरू किया था और हम अधिक की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार उतार कर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व को उत्कृष्ट करके आया है और तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, फिर मनुष्यों में उत्पन्न होकर, वो तो पहले उसको सम्यक तो प्राप्त करा के एक 66 सागर में कितना ही काल बिताया था हमने, और फिर वो 66 सागर में जितनी गुनाहनियां बिताई थी उसमें से एक एक समय कम करते आए हैं। अब ये ऐसा जीव लिया, गुणित कर्मवशिक वाला है, 7वें नरक में मिथ्यात्व को उत्कृष्ट किया है,
वहां से नियम से तिर्यंचों में जाएगा और फिर मनुष्य में आने पर मनुष्य में उत्पन्न होकर योनि से निकलने रूप जन्म से, जन्म दो प्रकार का होता है। एक भव का धारण करना, यानी शरीर के परमाणु को ग्रहण करना, जब से पर्याप्ति शुरू होती है तब भी उसको जन्म कहेंगे। और ये कौन सा योनि से निकलने, जिसको हम कहेंगे ना प्रसूति होती है, जन्म जिसको हम कहते हैं, बर्थ डेट, हॉस्पिटल वाला, घर का नहीं चलेगा। हाँ। हाँ, योनि से निकलने रूप जन्म से 8 वर्ष, इसीलिए कहते हैं ना वो तो प्रीमैच्योर जन्मा, गर्भ में 7 ही महीने बिताए, तो उसको जो जिसे हम जन्म कहते हैं वहां से 8 वर्ष होते उसको सम्यक तो हो सकता है। यानी गर्भ का काल घटा सकते हम 2 महीने से, तो 7वें महीने का बालक भी बच सकता है, तो इसलिए वहां 2 महीने घटाए तो उसको 2 महीने अर्ली सम्यक तो होने की चांस है ना। हाँ। ये 237 पेज पर, यानी योनि से निकलने रूप जन्म। दिनेश भाई ने क्या पूछा? यानी इससे ये सिद्ध होता है कि जिसको हम जन्म कहते हैं हॉस्पिटल वाला, वहां से 8 महीने में उसको सम्यक, 8 वर्ष में उसको सम्यक होता है। अभी ये बात निकली थी ना 48, वो वहां जयपुर में भी हमने 2-4 बार वो बात निकली थी, तो सब पूछने कहाँ लिखा है क्या है, क्योंकि वहां तो सबने ऐसा ही सुना था, 24 भव पर्याप्त 24 अपर्याप्त की, और वही प्ररूपणा चलती। दूसरी वो भी बात चलती थी ऊर्ध्वगमन वाली, मरने पर विग्रहगति में पहले ऊर्ध्वगमन स्वभाव इसलिए ऊपर जाता है बाद में नीचे आता है। अभी वहां सबको ऐसा ही पढ़ा गया है। और शांति जी पाटिल है वहां के जो प्रिंसिपल है, अभी उन्होंने कहा कि आप जितना फर्मली किसी ने नहीं बताया, और क्योंकि उन्होंने सुन रखा है ऐसे, कोई बड़े लोग विद्वान प्रवचनों में बताए तो क्या करेंगे वो सभी जगह। इंदौर में ये बात हुई, देवलाली में ही यही बात, हमने तो ऐसे ही बाय चांस कही थी, तो पता चला लोगों में बहुत भ्रमणा चल रही। ये मानते हैं ना कि 30 पर्याय है, उसमें 24 पर्याप्त के 24 अपर्याप्त के इतने ही मिलते हैं। ऐसे तो हम भी सुनते आए थे पहले, और हम कहते भी थे, परंतु अभी तो लगातार भवों की बात हम देखते हैं। पूर्व कोटि के लगातार भव मनुष्यों में कितने होते हैं, तो 24 पूर्व कोटि, फिर एक अपर्याप्त का भव, फिर 23 पूर्व कोटि और 3 पल्य, इतना उसका लंबा लगातार की बात है मनुष्य में लगातार। फिर दोबारा देव में जाके आएगा, फिर दोबारा प्राप्त होने हो, उसकी चर्चा कहीं नहीं आती है। यथा योग्य जो जिसके परिणाम हो गया। हम तो पहले ऐसे कहते ना कि 24 पर्याप्त, हाँ 2000 सागर में इतने मिलते, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ इसीलिए पहले वैसी बात सबने सुनी थी, इसलिए जब हमें आगम से पता चलता है तो ये स्वीकार करना चाहिए, ये बात है। कौन से? हाँ हाँ, पहले 2 ही है ऐसे। देखो, और दूसरी बात ये है कि मैंने ऐसा कहा था कि हम हमेशा मानते हैं कि मनुष्य जन्म में 8 साल के बाद सम्यक्त होने की पात्रता होती है किसी जीव की। तो कभी कभी हमारा अंडरस्टैंडिंग ये भी होता था कि जो एक भव से मरकर कहीं माता के पेट में गया, वहां से पहले समय से लेकर 8 वर्ष लेना क्या कैसे है। तो यहाँ तो ये निश्चित होता है कि जिसको हम माता के पेट से जब बालक बाहर आता है उसके पश्चात का 8 साल गिनना चाहिए, और ये यहाँ कंफर्म होता है। और एक दूसरी बात, जो जयपुर में बात हुई थी उसमें जो वेद का जो उदय है, तो वहां पर ऐसा कहा गया था या कहते थे कि झांसी की रानी को पहले तो स्त्री नहीं, उनका ऐसा कहना था
कि जन्म के बाद वेद बदलते रहते हैं अरे बोलने तो दे। एक जीव के। हाँ तो सब भांडा फोड़ देती नहीं, है। आप आगे अभी दृष्टांत बताओ। नहीं, जो झांसी की रानी थी उसको तो स्त्रीवेद था, लेकिन जब वो अश्व पे आरूढ़ होकर लड़ाई करने जाए तो उसको पुरुष वेद चालू हो गया। यानी इनका ये कहना है कि मनुष्य भाव या तिरंज भाव में भाव वेद बदल सकते हैं। तो फिर उनको हमने धौला का जो पहला है उसमें 107 नंबर का जो सूत्र है उससे कंफर्म कराया कि ऐसी बात नहीं, जन्म से मरण जन्म तक से लेकर मरण तक एक ही भाव वेद होता है, ऐसा वहाँ क्लियरली लिखा है। और यही बात ये जैन सिद्धांत है ना, क्या बोलते हैं, उसमें भी है। उसमें थोड़ा सा डाउटफुल नहीं, रखा उसमें है। भी शब्द नहीं क्लियर है, मरण तक भी एक वेद। तो ये भी शब्द का वो अर्थ अलग लगाते। हाँ। और उसका जो हेडिंग है ना, उसमें ऐसा लिखा है भाव वेद में परिवर्तन संभव है। तो परिवर्तन का अर्थ पलटना ऐसा नहीं लेना है। वहां परिवर्तन का अर्थ क्या किया है कि कोई स्त्री है तो उसको पुरुष वेद हो सकता है, उसको परिवर्तन कहते हैं। तो उसमें भी बहुत, और कोई हाँ, द्रव्य से स्त्री है, भाव से पुरुष संभव है, उसको कहेंगे वेदों का परिवर्तन। पर पलटने ने एक ही भाव में वो पलट कर दूसरा हो जाए, ऐसा नहीं है। और आगे ऐसा भी लिखा है भी होता है, तो भी पर भी बहुत बहस हुआ। फिर हमने डायरेक्ट शास्त्र दिखाया, तब लोगों वहां में लिखा था थोड़ी सी मरण तक भी शांति- होता है। हाँ। शांति हुई। तो वहां जो रेफरेंस दिया था धवला का, वही धवला निकाल के ही बता दिया उनको कि वहां भी ऐसे ना कोई बहस करने वाले, वाद करने वाले, ऐसा कोई होते है? कौन सी बात? भाववेद की बात हमने की कौन सी पहली पुस्तक में है ना, पहली पुस्तक में। हाँ, तो ये बात हो गई यहाँ पर। यानी वो क्या है, योनि से निकलने रूप जन्म से 8 वर्ष बिताकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, यहाँ तक आए थे हम। फिर दर्शन मुख की क्षपणा का आरंभ करके वहां उसने क्षपणा प्रारंभ की। 8वें साल में सम्यक्त्व प्राप्त किया। पहले कौन सा सम्यक्त्व होगा? औपशमिक होगा, क्योंकि गुणित कर्मांशिक से आया हुआ जीव लिया है यहाँ पर, है ना। और एक बातों पर वहाँ पर बहुत मतलब चर्चा हुई, वो ये ऐसी बात है कि जो हमें भी पहले डाउटफुल था, लेकिन एक बात उसमें ऐसे कि जो तीर्थंकर होते हैं, वह तीर्थंकर जब तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं तब वे सप्त धातु से रहित कोई हो भी जाते अर्यंत, हैं। 12वें गुणस्थान के बाद कोई भी अर्यंत, वहाँ यानी तो- परम औदारिक शरीर सप्त धातु से रहित होता है। तो ये प्रश्न उठा था वज्रऋषभ नाराज सहनन आदि का कार्य क्या है? उसका उदय तो 13वें के अंत तक है, निर्माण का भी है, स्थिर कर्म का भी है। तो उन कर्मों का कार्य क्या है? वहां के हड्डी वगैरह नहीं रहती है, सप्त धातु से रहित का अर्थ क्या है? उसका उत्तर तो नहीं मिला। लेकिन दो शास्त्रों में ये बात निकली, एक तो प्रवचन यानी सार में भी है, हाँ, और एक द्रव्य बृहद संग्रह में द्रव्य भी है। संग्रह में भी है। इसमें ऐसी बात बताई कि सप्त धातु रहित शरीर हो जाता है। तो हाँ हाँ, द्रव्यमन भी है वहां पर, या खून भी है जो धवल खून कहते हैं, मांस नहीं, वगैरह, आपका ऐसा परंतु- कहना है हाँ, द्रव्यमन जैसा है और उसका कार्य नहीं होता है, हाँ। वैसे वज्र ऋषभ नाराज जो सहनन है उसका कार्य नहीं हो रहा। कार्य ने मन से जानने का कार्य नहीं है, परंतु मनोवर्गना का ग्रहण तो है और द्रव्यमन की रचना भी हो रही है। तो वही उनको वही कहना उस प्रकार से होता होगा। यानी क्या है, कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं नहीं, मन जिस पर तो- हमारा मन की जो बात है ना, उनका कहना है। नहीं, उन्हीं को मैं कह रही हूँ। देवों में भी मन है और उसका कार्य भी है, और वहां तो वैक्रिक शरीर है तो सप्त धातु से रहित है। आहारक शरीर में भी मन के द्वारा कार्य चल रहा है, उसकी कहा ना है। यहाँ तो केवली भगवान में सप्त धातु से रहित, यानी वज्र ऋषभ नाराज सहनन कर्म का उदय है, उसका कार्य क्या होता होगा, इसका उत्तर नहीं मिला। इसलिए अरविंद भाई को बता के रखते हैं, नहीं, उनको कहीं मिले। हमें उत्तर नहीं मिला, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा क्लियर कट, जैसे नाचार्य की संस्कृत टीका में कहा गया है कि वे सप्त धातु रहित है। और ये भी है ना, बृहद द्रव्य संग्रह में भी लिखा है। किसने लिखा है? हाँ, सिद्धांत चक्रवर्ती ने ही लिखा है। तो वो जो सिद्धांत चक्रवर्ती, इसका अर्थ वो भी कर्म के अधिकारी थे ना। बिल्कुल, कर्म तो सप्त धातु रहित है, ये तो नक्की हुआ।
हाँ अभी हमारा प्रश्न अनुत्तरित रहा, ये बात मैं कहना ठीक चाह रही है, केवल ज्ञानी होने से हो जाएगा, चिंता नहीं करो। नहीं, कहीं मिलेगा ना उसके ऊपर, अगर कहीं ज्यादा चर्चा है। हाँ हाँ, तिर्यंचों में तो पांचों गुण नीच गोत्र से उच्च गोत्र बताया जाए। नहीं, मनुष्यों में दो है, तिर्यंचों में तो नीच ही रहता है। मनुष्यों में दोनों है परिवर्तन, हमने पहले पढ़ा था। मनुष्यों में नीच और उच्च दोनों होते हैं, और तिर्यंचों में तो नीच गोत्र ही हो गए। चौथे गुणस्थान में अरे उदय की विच्युति, उदय की विच्युति कहाँ पर है? नीच गोत्र के चौथे में है मेरे ख्याल से। बंद की विच्युति, बंद की विच्युति दूसरे में, उदय की विच्युति चौथे में। चौथे की उदय की विच्युति बताओ। नहीं 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 नहीं, चौथे की उदय की विच्युति अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ उदय की विच्युति 17 है, उसमें 17 है। हाँ फिर नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, फिर नरकायु, देवायु, वैक्रेक, वैक्रेक अंगोपांग, तिरंज गत्यापूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, दुसोर, अनादेय, ये 17 है चौथे की। पांचवे की उदय की विच्युति नीच गोत्र। तो प्रत्याख्यानावरण देखो, पांचवे में प्रत्याख्यानावरण 4, तिर्यंच गति, हाँ। तिर्यंच आयु, नीच गोत्र और उद्योत। हाँ, यानी नीच गोत्र पांचवे में है, उदय है और उच्चिति है। हाँ मैं बहुत दिन मैंने भी याद नहीं किया है सब। हमने पहले देखा था मनुष्यों में भी वो तो परिवर्तनशील है, क्योंकि वो तो ऊपर के गुणस्थानों में जाते। तिर्यंचों में तो नीच गोत्र ही रहता है, और पांचवें गुणस्थान तक तो नीच गोत्र है। उदय की बात है। बंध जो है दूसरे तक ही बंध है, उसके आगे बंध नहीं होता है, उदय हो सकता है। हाँ देखो देखो, ये जो अभी हमने देखा था 8 वर्ष का हुआ, फिर क्षपणा की, और उसने इस प्रकार दूसरे प्रकार से स्थानों का कथन किया, यानी क्षपित कर्मौशिक की बात भी दी और गुणित कर्मौशिक की अपेक्षा भी बता दिया। अब कहते अब सत्कर्म की अपेक्षा सम्यक मिथ्यात्व के स्थानों का कथन करते हैं। पहले किसके हमने काल हानि के द्वारा देखा, यानी काल कम करते हुए उद्वेलना का काल कम किया, फिर क्षपित और गुणित की बात अलग अलग पद्धति से बताई। उद्वेलना वाले के जीवों को अंतिम पाली वाले के साथ वो क्षपणा वाले की समानता बताई, और किस पोजीशन पर क्षपणा कर रहे उसको भी बताया। यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी स्थान बताए, किस अपेक्षा? काल की हानि के द्वारा। अब सत्कर्म की अपेक्षा ने कितने परमाणु लेके आया है उसकी अपेक्षा से स्थान बताएंगे। वे इस प्रकार है, क्षपित कर्मों की विधि से आकर और सम्यक को प्राप्त हो 266 सागर काल तक भ्रमण करके तथा उत्कृष्ट उद्वेलना काल द्वारा उद्वेलना करके 2 समय की स्थिति वाले एक निषेक को धारण करके स्थित हुए जीव के सबसे जघन्य सत्कर्म स्थान होता है। ये तो हमने बाद 10-12 बार देखी, यानी उसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है, यही जीव है, इसको जघन्य में जघन्य है। फिर साधिक दूने होने तक इसे एक एक परमाणु अधिक के क्रम से बढ़ावे। साधिक दूना यानी दो गुने में और थोड़ा ज्यादा, एक एक परमाणु के क्रम से इसे ही बढ़ाओ। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान अन्य एक जीव है जो क्षपित कर्मों की विधि से आकर और 266 सागर काल तक भ्रमण कर क्षपित, हाँ क्षति हुआ है, क्षपित करना, ती के बदले पीत करना, पित्त।
क्या कहते हैं, ये जो अभी हमने देखा है कि जो जघन्य वाला देखा था उसको बढ़ाते जाओ, कितना, सादिक 2 गुना। अब उसके समान अन्य एक जीव बता रहे हैं, वो कौन सा है उसको पढ़ेंगे कि क्षपित कर्मोश की विधि से आकर 266 सागर काल तक भ्रमण कर उत्कृष्ट उद्वेलना काल द्वारा उद्वेलना कर 3 समय की स्थिति वाले 2 निषेकों को धारण कर स्थित है। यानी कि आप पहले कौन सा लिया, एक निषेक वाला जीव लिया जिसमें दूना द्रव्य हो गए हैं। हाँ, सादिक एक निषेक वाले को ही बढ़ाते जाना और उसमें एक एक परमाणु, सादिक 2 गुना किया, उतने ही परमाणु 2 निषेक वालों को भी हो गए। हाँ। बाकी कंडीशंस वही रखी है, क्षपित कर्मौशिक है, 266 सागर काल बिताया, उत्कृष्ट उद्वेलना काल, सब कुछ उतना ही रखा है, परंतु वो 2 निषेक वाला है। फिर इसके ऊपर एक एक परमाणु अधिक के क्रम से त्रिचरम गोपुच्छा प्रमाण द्रव्य को बढ़ाना चाहिए। यानी अभी ये कितना, 3 निषेक जितना उस द्रव्य को समानता हो जाएगी। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो क्षपित कर्मोश की विधि से आकर और सम्यक्त को प्राप्त हो 266 सागर काल तक भ्रमण कर उत्कृष्ट उद्वेलना काल द्वारा उद्वेलना कर 4 समय की स्थिति वाली 3 गोपुच्छाओं को धारण कर स्थित है। ये ख्याल में आए ना, 3 निषेक वालों को इतना बढ़ाना कि वो जघन्य वाला 4 निषेक जितना हो जाए। यानी एक एक में ही इतने पॉसिबिलिटीज है, एक एक परमाणु से बढ़ते हुए। इस प्रकार एक समय कम एक आवली प्रमाण गोपुच्छाओं के हो जाने तक उतारते जाना चाहिए। 2 निषेक वाला 4, 3 निषेक वाला 4 निषेक वाला, कितने निषेक करेंगे हम, एक समय कम आवली प्रमाण निषेक तक। अब इस द्रव्य से क्षपित कर्मोश की विधि से आकर और सम्यक्त को प्राप्त हो 266 सागर काल तक भ्रमण कर फिर उत्कृष्ट उद्वेलना काल द्वारा उद्वेलना कर अंतिम फाली को धारण कर स्थित हुए जीव का द्रव्य असंख्यात गुना है। ये असंख्यात गुना बता रहे हैं। हाँ। अब उस जीव को छोड़कर इस जीव की अपेक्षा एक एक परमाणु अधिक आदि के क्रम से अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, ये वृद्धि बराबर करना। हाँ, क्या क्या पढ़ा हमने, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, उसका इकार नहीं आया वो करना। इन 3 वृद्धियों द्वारा द्रव्य को तब तक बढ़ाते जाना चाहिए। ये पहले वाला ही जीव लिया, कौन, एक समय कम आवली प्रमाण निषेक में ही परमाणु बहुत बढ़ाओ, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, जब तक उसी के अपने उपांत्य समय में गुण संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति को प्राप्त हुई फाली का द्रव्य और स्थिभुक संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति को प्राप्त हुआ द्रव्य बढ़ जाए। यानी अन्य प्रकृति रूप, यानी इसी में बढ़ाते जाओ, इतनी बात है, इसी का द्रव्य बढ़ाना। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो क्षपित कर्मोश की विधि से आकर और सम्यक्त को प्राप्त हो फिर 266 सागर काल तक भ्रमण कर और उत्कृष्ट उद्वेलना काल द्वारा उद्वेलना कर 2 फालियों के साथ 2 गोपुच्छाओं को धारण कर स्थित है। फिर पढ़ते देखो इसको, यानी हमने उसको बढ़ाया कितना, तो इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है, वो कौन सा उसको अभी देखेंगे, जो क्षपित कर्मोश की विधि से आकर
सम्यक्त्व को प्राप्त हो, फिर 2 छाछठ सागर काल तक भ्रमण कर और उत्कृष्ट उद्वेलना काल द्वारा उद्वेलना कर। अब कितने फालियों के द्वारा स्थित है? 2 फालियों के साथ 2 गोपुच्छाओं को धारण कर स्थित है। इस प्रकार अंतिम स्थिति कांडक के प्रथम समय तक उतारते जाना चाहिए। अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली देखी, फिर 2 फालियां, फिर 3 फालियां, फिर 4 फालियां, एक एक फाली के द्रव्य से दूसरे फाली के एक एक परमाणु से बढ़ते हुए वहां तक ले जाना। ख्याल में आई बात? देखो, पहले हमने एक समय कम आवली प्रमाण निषेक वाला जीव देखा था। उसके परमाणु इतने बढ़ाओ कि वो तो अंतिम फाली के साथ जो स्थित है उसके समान हो जाएगा। ये उपान समय में गुण संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति को प्राप्त हुई फाली का द्रव्य, सोपान समय में एक समय उपांत यानी अंतिम फाली और उपांत फाली, ये जिसके 2 फालियां बाकी हैं। ये नीचे के तो एक समय कम आवली प्रमाण निषेक तो है ही है, और इसकी हमने पहले एक फाली का द्रव्य लिया था। अब इसी को इतना बढ़ा कि वो 2 फाली के द्रव्य के समान हो जाए, एक एक परमाणु से बढ़ा, क्योंकि फाली के द्रव्य के बाद फाली का द्रव्य जब पड़ता है तो उसमें बहुत सारी वृद्धि होती है एक साथ। तो हमें इसी को इतना बढ़ाना कि अन्य किसी के 2 फालियों के साथ इतना हो सकता है, फिर 2 फालियों का इतना बढ़ाना अन्य किसी के साथ मिनिमम वाले 3 फाली का द्रव्य हो सकता है। कहां तक? ऐसे उल्टे क्रम से चले जाओ। हाँ, 2 फाली और 2 गोपुच्छा। क्यों ऐसा कहा? देखो, अब जब हम यह 2 गोपुच्छा इसमें ज्यादा है, कैसे एक्स्ट्रा है? क्योंकि एक एक गोपुच्छा एक एक समय में एक एक गोपुच्छा इसमें से भी जाती है ना। अभी नीचे तो एक समय कम आवली प्रमाण निषेक नीचे रखना है। जब स्थिति कांड घात होते हैं तो क्या क्या होता है उसको देखेंगे। एक गोपुच्छा मान लेते 1 2 3 4 इतने यहाँ निषेक है। स्थिति कांड घात होता है तो इसमें से थोड़ा द्रव्य पर प्रकृति रूप हो ना, अभी अंतिम कांडक है तो मिथ्यात्व रूप से हो रहा है। उसी समय इसका नीचे से एक निषेक गिरा तो ये आवली एक समय कम आवली में ऊपर का एक निषेक इसमें आ गया, फिर और एक गया तो वो तो पर प्रकृति रूप हो ही जाएगा। नीचे की तो संख्या उतनी रहती ना एक समय कम आवली वाली। यानी कांडक घात होता है तब उसके प्रत्येक फाली के साथ एक एक निषेक भी कम होता चला जाता है। इसलिए जहां 2 फाली बाकी है वहां 2 निषेक और एक्स्ट्रा है बताया। यहाँ क्या लिखा देखो, जब ये अंतिम फाली का पतन होगा तभी नीचे एक समय कम आवली प्रमाण निषेक बाकी रहता है। क्योंकि अंतिम फाली ये मान लेते हैं अंतिम फाली है तो अंतिम फाली जब संक्रमित होगी एक तो यहाँ का भी इसका भी एक निषेक कम हो जाएगा ना। यानी जब अंतिम फाली है तो टोटल कितने हैं? एक आवली प्लस एक आवली प्लस वो सब, क्योंकि उसी में से हम एक निषेक हम इसमें से गिनेंगे। नीचे हमेशा एक समय कम आवली इतने निषेक रहेंगे। एक आवली प्लस पूरी एक फाली रहेगी, नीचे से एक निषेक जाएगा और पूरा फाली का द्रव्य नीचे आ जाएगा। तो नीचे तो आता नहीं है, वो पररूप हो जाता है। पररूप हो जाता है। हाँ। तो ये नीचे का एक जाएगा और ये इसका एक निषेक हम नीचे समझेंगे, नीचे आया ऐसा समझेंगे। हाँ। नीचे से एक चला जाता है और ये 2 आवली में एक समय कम इतने निषेक बने रहते हैं। हाँ। तो उसके रिमेनिंग जो निषेक है वो संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए जब 2 फाली है तो 2 निषेक और बताए, 2 गोपुच्छा और बताए। जब 2 फालियां थी, जब ये भी फाली गई और नीचे की एक निषेक भी गया
अंतिम फाली के साथ और एक निषेक जाएगा, तो जो द्विचरम फाली के साथ स्थित है उसके दो गोपुच्छाएं भी ज्यादा है। इतनी बात बताना चाहते हैं। दो निषेक, निषेक ही, गोपुच्छा का अर्थ सर्वत्र निषेक ही होता है। जब कितनी गोपुच्छा है यानी कितने निषेक है। यहाँ लिखा ना, उद्वेलना कर, ये जो 234 नंबर का पैराग्राफ है उसके नीचे की दो लाइन, बाकी तो वैसा ही जीव लिया। क्षपित कर्मवश वाला लिया, सम्यक्तों को प्राप्त हुआ, 266 सागर तक भ्रमण किया, उद्वेलना, उत्कृष्ट उद्वेलना काल लिया उसने, और दो फालियों के साथ दो गोपुच्छाओं को धारण कर। ये दो गोपुच्छाओं को क्यों? क्योंकि नीचे से उतनी गलती है ना, नीचे से गलने वाली स्थित है। इस प्रकार अंतिम स्थिति कांडक के प्रथम समय तक उतारते जाना चाहिए। अब इसके दो गोपुच्छा है, फिर 3 फाली के साथ 3 गोपुच्छा, 4 फाली के साथ 4 गोपुच्छा, अंतर्मूर्त प्रमाण गोपुच्छा भी उसमें ज्यादा होगी। अब अंतिम स्थिति कांडक के प्रथम समय में, पहला समय जब पहली फाली गिरने वाली है तब की बात है। पहला समय जब शुरू हो जाएगा स्थिति कांडक तब की बात है। प्रथम समय में द्रव्य के बढ़ाने पर, प्रथम समय में गुण संक्रमण द्वारा अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ फाली का द्रव्य, पहली फाली गुण संक्रमण के द्वारा होता है ना। यहाँ जो सारा है गुणित प्रमाण में चलता है। पहली फाली से दूसरी फाली असंख्यात गुणी, उससे तीसरी फाली असंख्यात गुणी, चौथी, और सबसे मिलकर जितना है उससे अंतिम फाली में असंख्यात गुणा द्रव्य होता है। तो यही कहते हैं, प्रथम समय में गुण संक्रमण द्वारा अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ फाली का द्रव्य, यानी पहली फाली का, और उसी समय में स्थिभुक संक्रमण के द्वारा अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ गोपुच्छा का द्रव्य बढ़ावे। ये बात ख्याल में आई? नीचे का एक निषेक भी, ऊपर की फाली भी पर, ऊपर की फाली, हाँ। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो उद्वेलना संक्रमण के अंतिम समय में स्थित है। उद्वेलना संक्रमण के अंतिम समय में स्थित है। अब इसके द्रव्य में एक एक परमाणु अधिक के क्रम से उद्वेलना के अंतिम समय में उद्वेलना भागार के द्वारा जितना द्रव्य मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है उसे, और उसी समय स्थिभुक संक्रमण के द्वारा जो द्रव्य परप्रकृति को प्राप्त हुआ है उसे बढ़ावे। हमने क्या देखा था? ये तो पूरा उत्कृष्ट काल है, उसमें से एक समय कम करेंगे तो क्या होगा? उतना उसके पास द्रव्य ज्यादा रहेगा। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो उद्वेलना के उपांत्य समय में स्थित है। अंतिम समय वाले का द्रव्य इतना बढ़ाया, कितना? जो उपांत्य समय में जो एक निषेक उसका गल सकता है उसके द्वारा जितना है उसका बढ़ाकर हमने उपांत्य समय वाले का द्रव्य बढ़ाकर उसको स्थित किया। उत्कृष्ट उद्वेलना काल के अंतिम समय में उसका जितना द्रव्य था ऐसा लेना ना उसको। अभी हम वो काल अगर हम घटाएंगे उपांत समय वाला, उसके समान इसकी समानता है। इस प्रकार उद्वेलना के प्रथम समय के प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उद्वेलना का काल घटाने के कारण उसमें परमाणु ज्यादा रहते हैं। अब उद्वेलना के प्रथम समय में ठहराकर द्रव्य के बढ़ाने पर उसी समय जितना द्रव्य उद्वेलना द्वारा परप्रकृति को प्राप्त हुआ है और जितना द्रव्य स्थिभुक संक्रमण द्वारा परप्रकृति को प्राप्त हुआ है उतना द्रव्य एक एक परमाणु कर बढ़ावे। अभी उद्वेलना के पहले समय में उसको रोकाना और द्रव्य को बढ़ाते जाना।
इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय में स्थित है। अधः प्रवृत्ति का अंतिम समय का अर्थ क्या है? ये उद्वेलना के पहले समय में लाया था। उद्वेलना के पहले क्या होता है? मिथ्यात्व में, वो सम्यक्त्व में से अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में आता है और वहां अतः प्रवृत्त संक्रमण होता है। नहीं सुना? मिथ्यात्व में आते ही उद्वेलना नहीं शुरू होती, अंतर्मूर्त पश्चात होती है। हाँ, तो अंतर्मूर्त तक क्या होता है? अतः प्रवृत्त संक्रमण होता है। उसी को यही होना चाहिए। तो अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय में स्थित है का अर्थ क्या है? जो मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त है, जिसके बाद उद्वेलना शुरू हो जाएगी। तो उद्वेलना शुरू होने के एक समय पूर्व, क्योंकि एक समय तक तो हमने लाकर ठहराया था। हम आगे पढ़ेंगे, शायद उसकी उत्तर आएगा। अब अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय में ठहरा कर, है ना, द्रव्य के बढ़ाने पर, वहां द्रव्य को बढ़ाओ, किसी अन्य जीव का अधिक है। अधः प्रवृत्त संक्रमण द्वारा, ये देखो आई बात, संक्रमण की बात आई ना, अधः प्रवृत्त संक्रमण और स्थिभुक संक्रमण द्वारा। यहाँ पे स्थिभुक संक्रमण कैसे लिया? यहाँ पे तो स्थिभुक संक्रमण है, मिथ्यात्व का उदय है, नीचे का एक निषेक मिथ्यात्व रूप हो जाएगा। और अधः प्रवृत्त संक्रमण उसका जो कोई प्रमाण है, उद्वेलना भागार का प्रमाण अलग है और अधः प्रवृत्त का प्रमाण अलग है, इसलिए उसके दो नाम अलग अलग दिए। होता तो संक्रमण यहाँ पर भी, जब तक वो छाछर सागर वाले सम्यक तो चल रहा था, तो कौन सा संक्रमण चल रहा था? विद्यात संक्रमण, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व हो रहा था। अब मिथ्यात्व में जाने पर क्या होगा? सम्यक मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, परंतु वहां तो अधः प्रवृत्त संक्रमण होगा और बाद में उद्वेलना संक्रमण होगा। नहीं, एक अंतर्मूर्त तक उद्वेलना शुरू नहीं होती। एक अंतर्मूर्त तक जो संक्रमण होता है उसको कहेंगे अधः प्रवृत्त संक्रमण। इसीलिए यहाँ अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय में लिया। तो उसमें जितना, अभी उसमें से क्या होगा? सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य में से क्या होगा? अधः प्रवृत्त संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व रूप होगा और स्थिभुक संक्रमण के द्वारा भी मिथ्यात्व रूप होगा। स्थिभुक संक्रमण नीचे का निषेक उदय रूप मिथ्यात्व में चला जाएगा। तभी इसका द्रव्य इतना बढ़ाओ कि जो उसके द्वारा नष्ट होने वाला है। अन्य जीव के साथ समानता लेनी है ना इसको, यानी वो अधः पहले कौन सा लिया? उद्वेलना वाला लिया, तो उसने अधः प्रवृत्ति के द्वारा ऑलरेडी इतना द्रव्य नष्ट किया था। अब अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय में इतना द्रव्य अभी नष्ट नहीं हुआ है, तो उसके पास सत्ता में ज्यादा है। यदि आगे के समय में चला जाता तो एक स्थिभुक संक्रमण यानी एक निषेक भी चला जाता और अधः प्रवृत्त संक्रमण के द्वारा भी द्रव्य मिथ्यात्व रूप हो जाता। वो नहीं हुआ है तो इसके पास ज्यादा है। ख्याल में पहला कौन सा जीव लिया था? उद्वेलना के पहले समय में स्थित है और उसका द्रव्य इतना बढ़ाओ कि जो इसके समान हो जाए। किसके समान? अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय वाले जीव के समान हो जाए। देखो, अधः प्रवृत्त संक्रमण द्वारा और स्थिभुक संक्रमण द्वारा जितना द्रव्य अन्य प्रकृति में प्राप्त हुआ है, अन्य कौन सी प्रकृति है जिसमें ये प्राप्त हुआ? मिथ्यात्व। यहाँ पे ये दो जीव की कंपैरिजन चल रही है। एक जो सब मिथ्या उद्वेलना कर रहा है वो जीव की बात है, और यहाँ पे आपने जो अंतःप्रवृत्त बताया वो भी आप मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, तो दोनों की समानता हो सकती है। हाँ, देखो, एक जीव कौन सा लिया? जो उद्वेलना कर रहा है। अब मिथ्यात्व में आया है। हाँ। मिथ्यात्व में वो एक अंतर्मूर्त अधः प्रवृत्त संक्रमण होता है। हाँ।
और बाद में यहाँ उद्वेलना शुरू होता है। पहले अध प्रवृत्त था, फिर उद्वेलना शुरू हो गई। हमने उद्वेलना काल घटाते घटाते उल्टा लाया है उसको। उद्वेलना काल घटाया था तो इसके पास ज्यादा है। तो ये उद्वेलना के पहला समय वाला जो जीव है उसने क्या किया था, अध प्रवृत्त काल में अध प्रवृत्त संक्रमण के द्वारा मिथ्यात्व रूप पलटा दिया था और स्थिमुख संक्रमण के द्वारा भी नीचे का एक निषेध मिथ्यात्व रूप हो गया था। अब इसको यहाँ पहले समय में लाएंगे, अध प्रवृत्त के अंतिम समय में लाएंगे तो उसके पास उतना द्रव्य बचेगा ज्यादा। तो ये ऊपर वाला जो जीव लिया था उसमें एक एक परमाणु इतना बढ़ाओ अच्छा ये दोनों की कि तो दोनों की इक्वालिटी हो जाए, समानता हो जाए। पहले उद्वेलना के पहले समय तक लाके रखा था और उस जीवों में एक एक परमाणु बढ़ाते हुए सत्व ही बढ़ाओ इतना कि अन्य जीव के समान हो गया। कौन सा अन्य जीव? जो उद्वेलना चालू जो अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में स्थित है, जिसने उद्वेलना भी शुरू नहीं की, उसके समान है। ये दो जीव अभी इसमें एक एक बढ़ाओ कितना, जो अध प्रवृत्त के उपांत समय में है उसके साथ इसकी समानता हो जाएगी। हाँ, उद्वेलना कांडक वहां से शुरू हो जाते हैं। पहले अध प्रवृत्त संक्रमण उसका भागाहार का प्रमाण अलग है और उद्वेलना कांडक रूप में होते हैं और उसका भी प्रमाण अलग है भागाहार का। यहाँ पे हमने देखा था जो जीव यहाँ पे मर के जो एकेंद्रिय में जाता है उसका कांडक सबसे बड़ा होता है। नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। नहीं, उसकी बात यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे जो जीव मर के एकेंद्रिय में जाएगा उसका कांडक सबसे बड़ा होता है। एकेंद्रियों की अपेक्षा बड़ा कहेंगे। जो पंचेंद्रिय में रहेगा उसका कांडक पंचेंद्रिय में रहेगा। हाँ, नहीं वो तो हमने सभी कर्मों के बारे में देखा। हाँ, हमने पहले ऐसा भी देखा ना, एकेंद्रियों में इतने हानि कैसे होती है, क्योंकि कांडक शुरू कर दिया और उसी में काल में वो एकेंद्रिय में चला गया। तो वहाँ पंचेंद्रिय के योग्य कांडक था, वो एकेंद्रिय में जाकर उसने पूरा किया। उसकी बात यहाँ नहीं है। हाँ देखो, इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो अध प्रवृत्ति के उपांत समय में स्थित है। अभी बात समझ में है ना? पहले हमने अध प्रवृत्ति के अंतिम समय में स्थित था, अभी उसमें एक एक परमाणु बढ़ाओ कितना, जो किसी अन्य जीव जो उपांत समय में स्थित है। कौन से उपांत? अध प्रवृत्ति के उपांत समय में, यानी सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में जाने पर एक अंतर्मुहूर्त तक अध प्रवृत्ति संक्रमण होता है। उसके बाद उद्वेलना संक्रमण शुरू होता है। उस जीव की बात है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि, वो भी मिथ्या दृष्टि, परंतु इसने अध प्रवृत्त के द्वारा मिथ्यात्व रूप नहीं परिणमाया, तो इसके पास परमाणु ज्यादा है। तो अंतिम समय वाले को इतना बढ़ाओ कि जो उपांत समय वाले के समान हो जाए। उल्टे क्रम से जा रहे हैं ना हम। इस प्रकार अध प्रवृत्त के प्रथम समय के प्राप्त होने तक उतारना चाहिए। यानी वहां पर वो कुछ छपना करते, उसकी बात नहीं है। उस जीव के साथ इतना संचय है द्रव्य का, इतनी बात बताने। अब वहां पर द्रव्य के बढ़ाने पर अध प्रवृत्त संक्रमण के द्वारा और स्थिमुख संक्रमण के द्वारा जितना द्रव्य अन्य प्रकृति को प्राप्त हुआ है उतना द्रव्य एक एक परमाणु कर बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो सम्यक्त्व के अंतिम समय में स्थित है। देखो कहां से कहां तक बढ़ाते आए हैं हम। उद्वेलना के अंतिम समय में थे, वहां से उल्टे क्रम से आते 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 हाँ, उद्वेलना के भी पहले समय तक हम पहुंचे थे। पहले वो दोनों प्रकार से बढ़ाए थे ना। अब ये उद्वेलना की बात है। उद्वेलना शुरू होने के बाद फिर अध प्रवृत्त संक्रमण में भी एक एक समय घटाते आए। अब मिथ्यात्व को छोड़ा, अब जो 2 66 सागर वाला था वो सम्यक्त्व के अंतिम समय में स्थित है, ऐसा जीव लिया। अब अंतिम समय में स्थित इस सम्यक दृष्टि के द्रव्य के बढ़ाने पर अब इस सम्यक दृष्टि का द्रव्य बढ़ाओ एक एक परमाणु करके।
सम्यक्त्व में अंतिम समय में स्थित है, 266 सागर वाला। इसके बाद मिथ्यात्व में जाने वाला है। अब उसका द्रव्य बढ़ाने पर विध्यास संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य में से सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य से कम, मिथ्यात्व में से विध्यास संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य को स्थिभुक संक्रमण के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य में से घटाकर जो द्रव्य शेष रहे उतने द्रव्य को एक एक परमाणु कर बढ़ावे। क्या कहना चाहते हैं? अभी यहाँ 3 बातें होगी। ये जीव सम्यक्त्व के अंतिम समय में स्थित है। जब तक वेदक सम्यक्त्व चल रहा था तो ये 3 प्रकृतियां हैं ना अपने पास। सम्यक प्रकृति का उदय है, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व सत्ता में पड़े हैं। अभी हर समय क्या हो रहा है? कुछ द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति रूप हो रहा है, कितना ही द्रव्य मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व में आ रहा है, और इसका एक निषेक स्थिभुक संक्रमण के द्वारा जा रहा है। अब इसकी जो कोई ग्रैंड टोटल होगी, इतना तो व्यय द्रव्य और इतना आय द्रव्य है, तो इसमें से आने वाला द्रव्य ज्यादा है, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व रूप होने वाला, और इसमें से ये दोनों घटाओ तो उतने द्रव्य के बढ़ाने तक बढ़ाओ। उल्टे क्रम से जा रहे हैं ना। सम्यक्त्व के अंतिम समय में स्थित है, इसको मैं फिर पढ़ती हूँ। देखो ये 237 पृष्ठ का 4थी लाइन। अब अंतिम समय में स्थित इस सम्यक दृष्टि के द्रव्य के बढ़ाने पर अंतिम समय वाले को इतना बढ़ाओ, कितना बढ़ जाएगा कि वो उपांत्य समय में स्थित किसी अन्य जीव के समान हो जाए। तो इसी को कितना बढ़ाना? एक समय में क्या क्या बातें होती है? सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति रूपी संक्रमण होता है, विद्यात संक्रमण। उसी समय मिथ्यात्व का विद्यात संक्रमण होकर सम्यक मिथ्यात्व में आता है, और उसी समय नीचे से एक निषेक जो है स्थिभुक संक्रमण के द्वारा सम्यक प्रकृति रूप से होकर नष्ट होता है। तो इतना बढ़ाओ, द्रव्य बढ़ाने पर नीचे से 4थी लाइन पैराग्राफ की, विध्यास संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य में से सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य से कम, मिथ्यात्व में से विद्यात संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य को किसमें से क्या कम किया? यह हमने देखा है ना। मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व में आने वाले द्रव्य माइनस सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति में जाने वाला द्रव्य। ये तो ये कुछ बाकी रहा यार। अभी उसको द्रव्य को स्थिभुक संक्रमण के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य में से घटाकर, ये ज्यादा है। स्थिभुक संक्रमण द्वारा जो एक निषेक जाता है वो ज्यादा है। हाँ देखो, नहीं वो मिथ्यात्व में से डायरेक्ट सम्यक प्रकृति रूप हो जाएगा। नीचे का निषेक तो सम्यक, हाँ ये नीचे का नहीं मिथ्या, अभी वो जो कोई वो विद्यात संक्रमण कहलाएगा। यानी क्या? 2 विद्यात संक्रमण है, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति। उसमें से कौन सा बड़ा है? मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व में आने वाला बड़ा है वहां पर। अब उसमें जो कुछ बचा उसको माइनस करना, किसमें से? स्थिभुक संक्रमण से। यानी स्थिभुक संक्रमण में से क्या माइनस करना? इन दोनों का डिफरेंस, विद्या संक्रमण का जो डिफरेंस है उसमें से माइनस करना। अपनी भाषा में ये दोनों व्यय है, उसमें से ये आय माइनस करना। दिस माइनस दिस जो आएगा वो इसमें से माइनस करना, यानी दिस माइनस दिस, ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास 3 है, ए, बी और ये सी। ए क्या है? मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व में होने वाला। बी क्या है? सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति। कौन सा? वो संक्रमण, विद्या संक्रमण। और सी क्या है? स्थिभुक संक्रमण है। तो सी बड़ा है। सी में से
ए माइनस बी माइनस करो, सी में से सी बड़ा है, सी माइनस सी माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस बी, तो प्लस बी प्लस हो जाएगा। यानी स्थिभुक संक्रमण माइनस, यानी स्थिभुक संक्रमण के द्वारा जो द्रव्य जाता है ना, माइनस विद्या संक्रमण 2 है, मिथ्यात्व में से हाँ ए माइनस बी, माइनस बी ब्रैकेट में देखो। अब यहाँ पर ए बी सी नाम दे दो आप। वो पैराग्राफ की अंतिम समय में स्थिति सम्यक दृष्टि द्रव्य के बढ़ाने पर विद्यात संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य में से देखो, विद्यात संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य में से सम्यक को प्राप्त होने वाले द्रव्य से कम, इसको हमने बी नाम दिया। कौन सा? सम्यक्त को प्राप्त होने वाला द्रव्य, उससे कम कौन सा? मिथ्यात्व में से विद्या संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य को, यानी ए को। स्थिभुक संक्रमण के द्वारा ये सी सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य में से घटाकर, यानी सी माइनस ए, यानी ब्रैकेट में माइनस बी। हाँ देखो देखो, ब्रैकेट ऐसा होगा, सी माइनस इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। अगर ब्रैकेट निकाल देते हैं तो माइनस बी प्लस हो जाएगा, क्योंकि व्यय द्रव्य है ना, सी भी व्यय द्रव्य है और बी भी व्यय द्रव्य है। और आय द्रव्य कौन सा है? ए है। सम्यक मिथ्यात्व में आने वाला, कहां से? मिथ्यात्व में से। उसमें से जाने वाला, यानी दोनों विद्या संक्रमण का माइनस कर देना पहले, और जो आएगी वो बात स्थिभुक संक्रमण में से माइनस कर देना, यानी स्थिभुक संक्रमण बड़ा है। उतने द्रव्य को एक एक परमाणु कर बढ़ावे। इतना बढ़ाएंगे तो आगे वाला वो उपांत्य समय वाला मिल जाएगा। शंका, सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य की अपेक्षा, इसको हमने क्या नाम दिया था? बी नाम दिया था। नहीं, सी नाम दिया। सम्यक मिथ्यात्व, ये तो स्थिभुक संक्रमण की बात है। ये पूरा हमने दोनों ही मिलकर, हाँ, सी और बी, हाँ, दोनों ही प्राप्त हो रहे, एक विद्या संक्रमण के द्वारा और एक स्थिभुक संक्रमण के द्वारा। उस द्रव्य की अपेक्षा मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा है। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? ये सी वाला नहीं, सी तो बाद में लेना है। बी से ए असंख्यात गुणा है विद्या संक्रमण के द्वारा ही, क्योंकि हमने देखा ना, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति। तो जितना असंख्यात है उन दोनों का प्रोपोर्शन, सम्यक मिथ्यात्व में आने वाला द्रव्य, यानी सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति के द्रव्य से असंख्यात गुना होता है। नहीं, यहाँ पे ए वाला असंख्यात गुणा बताया ना, ए जो है वो बी से असंख्यात गुणा है। यानी बी से ए असंख्यात गुना है ना। समाधान, चूंकि सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य की अपेक्षा मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुणा है, ये तो बात जाहिर है, क्योंकि विद्यात संक्रमण जो भागार है वो कोई विशिष्ट है, असंख्यात है,
उससे मूल मिथ्यात्व के द्रव्य को भाग देंगे तो उतना तो संक्रमित होता है। यानी मिथ्यात्व असंख्यात गुणा है और उसका असंख्यात्वा भाग सम्यक मिथ्यात्व है। इससे ज्ञात होता है कि सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य की अपेक्षा मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाला द्रव्य असंख्यात गुणा है, क्योंकि जो जितना होता है उसको हम विद्यात संक्रमण से भाग देंगे। मिथ्यात्व का द्रव्य बहुत ज्यादा है, असंख्यात गुणा है, उसको उसी भागाहार से भाग देने पर जो द्रव्य आएगा वो सम्यक मिथ्यात्व रूप होगा, और उस द्रव्य को फिर उस असंख्यात से भाग देंगे तो सम्यक प्रकृति होगी। पंचलब्धि में भी हमने देखा था, ये जो विद्या संक्रमण को या गुण संक्रमण को, वो असंख्यात गुणा वाला डिफरेंस है दोनों में। यदि कहा जाए परिणामों में भेद होने से संक्रमण को प्राप्त होने वाले द्रव्य में भेद होता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि एक समय में एक जीव के नाना परिणाम नहीं पाए जाते। एक ही समय का परिणाम है, एक ही समय में दोनों कार्य हो रहे। कौन सा? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप हो रहा है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप हो रहा है। दो अलग अलग समयों की बात नहीं, एक ही समय में दोनों ही प्रकृति तैयार होती है। जिस प्रकार मिथ्यात्व में से मिथ्यात्व के प्रदेश सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उसी मिथ्यात्व में से उसके प्रदेश उसी भागाहार के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं, परंतु उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रकरण सम्यक मिथ्यात्व का है। क्या कहना चाहते हैं? मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व भी होते हैं, मिथ्यात्व में से डायरेक्ट सम्यक प्रकृति भी होती है, परंतु उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व में कितना आया और उसमें से कितना गया उसकी बात चल रही है। हमारा सम्यक प्रकृति में कितना द्रव्य है अपना अभी का प्रयोजन नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व में कितना आया और उसमें से सम्यक प्रकृति में कितना गया वो बात यहाँ चल रही है। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के समान एक अन्य जीव है जो उपांत्य समयवर्ती सम्यक दृष्टि है। यह अंतिम समयवर्ती सम्यक दृष्टि की बात अभी हमने देखी थी, अभी देखा ना। उसके बाद मिथ्यात्व में जाने हमने पहले क्या था, उल्टे क्रम से आए थे। उद्वेलना के बाद फिर अधप्रवृत्त में आए, मिथ्यात्व के अंतर्मूर्त, उसका भी काल घटा है। फिर सम्यक्त्व में रहने का अंतिम समय लिया था, उसमें परमाणु इतने बढ़ाओ कि वो उपांत्य समय वाले के समान हो जाए। अभी इसके परमाणु बढ़ाएंगे। समय दृष्टि इस विधि से बढ़ाकर यानी काल घटाना और परमाणुओं को बढ़ाना, दूसरे 66 सागर के प्रथम समय के प्राप्त होने तक उतारते जाना चाहिए। यह भी काल ही घटाना है। पहले तो हमने उद्वेलना काल में देखा था, फिर वो अधप्रवृत्त वाले मिथ्यात्व के काल में आया, फिर सम्यक्त्व के अंतिम समय में लिया, फिर उसका काल घटाते घटाते 2 66 सागर का दूसरे 66 सागर के पहले समय तक आ गए। अब दूसरे 66 सागर के प्रथम समयवर्ती सम्यक दृष्टि के द्रव्य के बढ़ाने पर मिथ्यात्व में से विद्यात संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य से कम सम्यक मिथ्यात्व में विद्यात संक्रमण के द्वारा और शिवक संक्रमण के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य को और प्रथम 66 सागर के अंतिम समय में स्थित हुए सम्यक मिथ्या दृष्टि के उदय को प्राप्त हुए 3 गोपुच्छाओं के द्रव्य को बढ़ावे। गोपुच्छा करना, गोपुच्छरा हुआ, गोपुच्छाओं के यानी अभी ये दूसरे 66 सागर के भी हम कम करेंगे तो क्या होगा, वहां पर वहां सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त आएगा। हाँ। बीच में सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहेगा ना वहां पर। हाँ, इसलिए उसमें से द्रव्य
उतना बढ़ाओ। अब अंतिम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि के द्रव्य के बढ़ाने पर बात आई नहीं है। हमने दूसरे 66 सागर को घटाते घटाते पहला समयवर्ती सम्यक दृष्टि लिया था। अब उससे भी एक समय कम करो, अंतिम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि पहले 66 सागर के अंत में अंतर्मूर्त के लिए तीसरे गुणस्थान में आता है, तो यह सम्यक मिथ्यात्व का उदय चलेगा और अन्य दोनों इस रूप होंगे। हाँ। अब अंतिम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि के द्रव्य के बढ़ाने पर उसी के अपना उपांत समय संबंधी गोपुच्छ के द्रव्य को गोपुच्छ के द्रव्य को तथा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के दो गोपुच्छ विशेषों को बढ़ावे, क्योंकि वो उसमें आने वाले वो नहीं आए हैं, तो उसका उतना बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए इस जीव के समान एक अन्य जीव है जो द्विचरम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि है। हमें एक एक समय नीचे ही लाना है ना, यानी उसका जो सम्यक मिथ्यात्व के उदय रूप होकर नष्ट होने वाला जो निषेध था वो नहीं हुआ है उपांत्य वाले के, तो उपांत्य वाले के पास इतना द्रव्य ज्यादा है, इसलिए अंतिम समय वाले को इतना बढ़ाओ जो उपांत्य समय जैसा हो जाए। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय है तो उतना एक निषेध गलेगा, तो अंतिम समय वाले के पास उतना कम है, उपांत्य समय वाले के पास ज्यादा है, तो अंतिम समय वाले का जो मिनिमम से लेकर बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाओ जो उपांत्य समय वाले के मिनिमम जैसा हो जाए, फिर उसको इतना बढ़ाओ कि द्विचरम जितना हो जाए, त्रिचरम, इस उल्टे क्रम से, हाँ, एक एक समय कम करना। इस प्रकार प्रथम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि के प्राप्त होने तक उतारना चाहिए। उसके नीचे उतारेंगे तो क्या होगा, पहले 66 सागर का अंतिम समय आएगा। फिर प्रथम समयवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि के द्रव्य के बढ़ाने पर गुण संक्रमण भागाहार के संकलन का जो प्रमाण हो उतने गोपुच्छा विशेषों से अधिक सम्यक मिथ्यात्व के एक गोपुच्छा के द्रव्य को और दो अधिक गुण संक्रमण भागाहार प्रमाण काल के भीतर सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले द्रव्य से अधिक स्थिभुक संक्रमण के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त हुई गोपुच्छा को एक एक परमाणु कर बढ़ाता जावे। किंतु इसमें से दो अधिक गुण संक्रमण के काल के भीतर मिथ्यात्व के द्रव्य में से सम्यक मिथ्यात्व के संक्रांत हुए द्रव्य को घटा दे। क्या कहना चाहते हैं, अभी उल्टे क्रम से पहले 66 सागर में आना है हमको। जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय था तब उसका उदय रूप निषेध तो बड़ा था, उसको तो जा रहा था, और उसमें से मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति में से द्रव्य आ रहा था, दोनों में से आ रहा था ना। अब इसी को और बढ़ाना है ना, उल्टे क्रम से हम अभी सम्यक्त्व की बात चलेगी। पहले 66 सागर के अंतिम समय में है, वहां पर वो स्थित है। ये कितना बढ़ावे, जो सम्यक मिथ्यात्व में क्या हो रहा था, तो सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाला द्रव्य था वहां पर। अभी जो सम्यक्त्व में आया है ना, पहले कौन सा था, सम्यक मिथ्यात्व का पहला समय लिया था, अब सम्यक्त्व का अंतिम समय लेना है। पहले 66 सागर का अंतिम समय, हाँ, उसमें भी ऐसा है कि सम्यक प्रकृति रूप सम्यक स्थिभुक संक्रमण के द्वारा प्राप्त होगा, और मिथ्यात्व का इसमें आएगा, इसमें से थोड़ा विद्या संक्रमण सम्यक प्रकृति रूप होगा। उतना द्रव्य इसका भी बढ़ाना चाहिए।
इस प्रकार बढ़ाकर, ये 3-3-6 लाइन, छठी लाइन में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के द्रव्य के साथ सम्यक्त्व के अंतिम समय से 2 अधिक गुण संक्रमण भागार का जितना काल है, उतना नीचे उतरकर स्थित हुए सम्यक मिथ्या दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य समान है। ओ, क्या करना चाहते हैं यहाँ? सम्यक मिथ्या दृष्टि बना रखा उसको, क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण वो जो है ना, ये पहला 66 सागर है और यहाँ सम्यक मिथ्यात्व अंतर्मूर्त तक था। हमने यहाँ उल्टा घटाया। अब कहते सम्यक मिथ्यात्व को उतना जल्दी प्राप्त करावे नीचे, इतना वो जल्दी सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो, ऐसा लिया जाए। फिर से देखो, मैं छठी लाइन लास्ट में पढ़ती हूँ। इस प्रकार बढ़ाकर स्थित हुए जीव के द्रव्य के साथ सम्यक्त्व के अंतिम समय में, सम्यक्त्व के अंतिम समय से, यानी जो पहला 66 सागर था उसके अंतिम समय से कितना नीचे उतर कर लाया है? 2 अधिक गुण संक्रमण भागार का जितना काल है, उतना नीचे उतरकर स्थित हुए सम्यक मिथ्या दृष्टि के, यानी इसका सम्यक मिथ्यात्व जल्दी आया है। सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य समान है, यानी वो कितना जल्दी है? 2 अधिक गुण संक्रमण भागार का। हाँ, यानी सम्यक मिथ्यात्व को उतना बढ़ा लेना चाहिए, पर ये 2 अधिक, हाँ, पहले क्या होता था? गुण संक्रमण के द्वारा उसमें आता था मान। तो हमने यहाँ भी देखा था, गुण संक्रमण भागार के अर्धच्छेद प्रमाण इतना काल बिताकर वो लिया था ना, वो यहाँ वही लिया है। गुण संक्रमण का जो काल है, भागार का जितना काल है, गुण संक्रमण के भागार का जो काल है, गुण संक्रमण भागार ये संख्या है। उसका काल कितना लेना? काल यानी वो अंतर्मूर्त प्रमाण जो होती है, वो उसका काल यानी वो भागार को समयों में बताया जाता है। तो गुण संक्रमण भागार का जो प्रमाण है, ऐसा ले लो, गुण संक्रमण भागार प्लस 2। देखो क्या कहते हैं, कितना पहले लाना उसको, कितना 66 सागर के अंत में, अंतिम अंतर्मूर्त में वो सम्यक मिथ्यात्व में जाता है। अब हमने उसका एक समय पहले लिया है। अब ऐसा जीव लेना है जो जल्दी सम्यक कि 66 सागर के अंत की ओर लेने के बदले जल्दी सम्यक मिथ्यात्व में गया है। पर यहाँ पे ये जो भागाकार का प्रमाण है, उसका काल जो बताया वो अंतर्मूर्ति होगा। हाँ, भले ना, सम्यक मिथ्यात्व में मैक्सिमम काल रहने का काल उतना नीचे उतरना है, अंतर्मूर्त नीचे उतरा वो 2 अधिक मान लेते, उसका काल 100 है, यानी गुण संक्रमण भागार 100 है। तो 2 अधिक गुण संक्रमण भागार का जितना काल है, यानी 102 समय नीचे उतरना है हमको। ये गुण संक्रमण भागाकार का काल नहीं समझ में है। काल यानी उतना काल नीचे उतरना है। भागार तो संख्या होती है, हाँ। तो कितनी होती है? असंख्यात होती है। तो उसको कभी बताने के लिए आवली कहेंगे, कभी अंतर्मूर्त कहेंगे, जो यथा योग्य होगा। अच्छा, वो जो जैसे अवहार काल कहेंगे, भागार काल कहेंगे, वो तो संख्या होती है, उसको समयों में हम गिनेंगे तो उसको काल कहेंगे, उसका विशिष्ट प्रमाण है। तो गुण संक्रमण भागार का जो प्रमाण है उसमें 2 मिलाना और उतने समय पहले उसको सम्यक मिथ्यात्व में भेज देना, यानी सम्यक मिथ्यात्व 66 सागर के अंत के बदले जल्दी आया उसका। तो जल्दी आया तो क्या हुआ? सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य इतना बढ़ता जो त्रिभुक संक्रमण के द्वारा जो जाता था वो नहीं जाएगा, और दोनों तो इसके पास ज्यादा होगा। हाँ? इसलिए इसको इतना बढ़ाना कि उस जीव के समान हो। पहले सम्यक मिथ्यात्व का पहले समय वाला जीव लिया था, अब अन्य जीव लिया जिसका सम्यक मिथ्यात्व जल्दी शुरू हुआ है। सम्यक मिथ्यात्व का काल नहीं बढ़ेगा,
परंतु 66 सागर का काल तो कम हो सकता है ना, जहां उसने तीसरा गुणस्थान जल्दी प्राप्त किया। यही रुकेंगे, इसको फिर देंगे 239 से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा